Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Uwaiskani, lecturer Allama Iqbal Open University, and today there is second video of our lecture series, which is course code 1424 54119408 कंपलसरी इंग्लिश 2 और जो हमारा टॉपिक है वो है एकेडमिक राइटिंग एंड रीडिंग। तो चलिए जी आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने एकेडमिक राइटिंग को देखा था, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ एन एकेडमिक एसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसे। तो एन एसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग that generally shows the writer's point of view on a particular subject। ठीक है जी। An essay describes or analyzes one topic। अब ऐसे होता क्या है? Piece of writing that generally shows the writer's point of view on a particular subject। ठीक है जी। अब इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो भी चल रही है, ठीक है, आप देख लें कि 1947 से लेके आज तक देर वर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। सो जी हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं अय्यूब की, ठीक है, हम प्रीवियस टाइम में जाते हैं, करंट टाइम की बात ही नहीं कर रहे ताकि आपको पता चल सके। अब आप किसी अपने बुज़ुर्ग से पूछ के देखें कि जी अय्यूब का दौरे हुकूमत कैसा था, तो कुछ लोग होंगे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा दैट द अय्यूब वाज अ गुड मिलिट्री डिक्टेटर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाए थे और बहुत सारी और जो है वो काम किए थे। उसकी वजह से वो अय्यूब को क्या कहते हैं कि वो बहुत अच्छा रूलर था, ठीक है, पॉलिटिशियन था, एडमिनिस्ट्रेटर था, डिक्टेटर था। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात कर लें किसी दूसरे बुज़ुर्ग से, एक को छोड़ के किसी दूसरे से पूछें, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। वो बोलेगा नहीं जी अय्यूब ने तो आके क्या किया जी, उन्होंने तो रास्ता बना दिया मिलिट्री का कि हाउ टू इंटरवीन इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, एंड अय्यूब वाज द फाउंडर ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है जी। तो अब ये अय्यूब जो थे वो तो फाउंडर बन गए और उन्होंने आगे फिर जी याह्या को भी बताया। उसके बाद हमारे पास मतलब उन्होंने इनसे सीखा ना कि किस तरह जो मिलिट्री है वो पॉलिटिक्स के अंदर आती है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप को बाईपास करके। तो इसी तरह ही ज़िया आ गए, फिर मुशर्रफ आ गए। तो अब ना अय्यूब ये वाला कदम उठाते, ना क्या कहते हैं आगे मिलिट्री डिक्टेटर्स भी आते पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि at that time the military intervene in the politics of Pakistan because of the necessity of time। क्योंकि वक्त की ज़रूरत के हिसाब से मिलिट्री उस टाइम के ऊपर आ गया। ये तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। तो अब ये देखें, ये एक ही हमारे पास टॉपिक है अय्यूब, और अय्यूब के ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो ऐसे का मतलब भी यही होता है, अ पीस ऑफ राइटिंग दैट जनरली शोज द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, फॉर्मर पीएम इमरान खान, ठीक है जी। अब इमरान खान के ऊपर कुछ लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत अच्छा है, ही इज़ अ गुड लीडर, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने अपना क्या कहते हैं न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखी हुई थी, किसी ग्रुप में नहीं जा रहे थे, ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अब दूसरा जो ग्रुप है वो ये कहता है कि जी उन्होंने वो अलग होके चले, जिसकी वजह से हुआ क्या, अमेरिका का प्रेशर आया, जी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगी, कोई हमें कर्ज़ा देने को तैयार नहीं था, मुल्क के अंदर बड़ी बदहाली पैदा हो गई जी, उसके बाद महंगाई पैदा हो गई और बहुत सारे टैक्सेस लग गए, आईएमएफ हमारे साथ राज़ी नहीं था, हम एफएटीएफ में चले गए। तो ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो फॉर्मर हमारे पीएम थे इमरान खान, उनका वो भी एक हमारे पास सब्जेक्ट है, बट देर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ सेम सब्जेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड अ पीस ऑफ राइटिंग which we can call
ऐसे। ठीक है जी, ऐसे का पता चल गया। एक ही टॉपिक को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिस्कस करना, उसे हम ऐसे कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आगे चलते हैं। इट कैन रेंज इन लेंथ फ्रॉम वन पैराग्राफ टू मोर। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि आइदर वी कैन राइट अ सिंगल पैराग्राफ और मोर देन अ सिंगल पैराग्राफ, जिसके अंदर हम अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग एंड रिटन इन ऑलमोस्ट एनी स्टाइल। किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं, तो किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है, हमारी इकॉनमी के बारे में हो सकता है, हमारे एग्रीकल्चर के बारे में हो सकता है, हमारे टूरिज्म के बारे में हो सकता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में हो सकता है, हमारे पॉलिटिक्स के बारे में हो सकता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में हो सकता है, हमारे पास मिलिट्री एडवेंचर्स के बारे में हो सकता है, हमारे पास मिलिट्री इन वॉर्स के बारे में हो सकता है। मतलब ये देखें कि मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा जो माइंड है वो थोड़ा ब्रॉड हो और आपको पता चल सके कि ऐसे होता क्या है। ठीक है। इट कैन बी सीरियस और फ़नी। वो सीरियस भी हो सकता है, फ़नी भी हो सकता है। आप जी कोई हमारे पास उमर शरीफ हैं, आप देखें आप वो क्या हैं जी, फ़नी गाय है ना। तो अब अगर उनके ऊपर बात करेंगे तो वो फ़नी वाली बातें हो रही होंगी, कॉमेडी की बात हो रही होगी, तो वो फ़नी भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है, हॉरर भी हो सकता है, एनालिटिकल भी हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है। जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स जो लड़ते रहते हैं ना गली मोहल्लों के कोनों के ऊपर, या अक्सर जो ग्रुप्स बनते हैं, तो उसके अंदर ये आर्गुमेंटेटिव हमारे पास क्या हो रहा होता है, कन्वर्जेशन हो रही होती है। नहीं जी इमरान खान बहुत अच्छा है, नहीं जी नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, नहीं जी जरदारी साहब की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। तो ये क्या हो रहा है, ये आर्गुमेंटेटिव हमारी कन्वर्जेशन हो रही होती है। और अगर इसी आर्गुमेंटेटिव हम कन्वर्जेशन को एक पर्टिकुलर स्टाइल के अंदर, जो कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे पढ़े थे पिछले वीडियो के अंदर एकेडमिक राइटिंग के, उसको हम एक पैराग्राफ और मोर देन अ सिंगल पैराग्राफ में लिख देंगे तो हमारा बन जाएगा एकेडमिक एसे। दैट इज़ अ सिंपल थिंग। इट कैन डिस्क्राइब पर्सनल ओपिनियन। किसी पर्सनल ओपिनियन, जैसे हम बोलते हैं ना जी मलाला यूसुफजई ने कहा है कि जी वन वुमेन वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये क्या है कि अब हम उनका पर्सनल ओपिनियन है। अक्सर हम कायद आज़म का पर्सनल ओपिनियन को भी कोट करते हैं कि वर्क वर्क वर्क। ठीक है। काम काम काम, तो काम काम और काम, तो ये भी क्या है उनका पर्सनल ओपिनियन है। तो अक्सर हम कोट करते हैं पर्सनल ओपिनियन। और जस्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिपोर्ट आई है इन्फॉर्मेशन की, मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है विच इज़ द 4th वर्स्ट पासपोर्ट इन 202 रैंकिंग। ठीक है। हेनले की एक रिपोर्ट आती है, हेनले रिपोर्ट के जो है 2022 की, उसके हिसाब से पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो 4th वर्स्ट पासपोर्ट है इन द वर्ल्ड। तो अब ये क्या है, ये एक रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन है। इस तरह ही आपके पास एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आपके पास WHO है, आपके पास और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, आपके पास वर्ल्ड बैंक है। किसी की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उस रिपोर्ट को आप कोट करते हैं, तो वो भी आपकी एकेडमिक ऐसे का ही पार्ट है। लर्निंग टू राइट एकेडमिक ऐसे वेल टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस। ये जो स्किल है ये आपको एकदम 1-2 घंटे में नहीं हो जाएगा कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हो और अगले ही टाइम के ऊपर आप जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का लिखना शुरू कर दे, डॉन के अंदर एडिटोरियल्स और ऐसे लिखना शुरू करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना। ये क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्टाइल बिल्डअप होगा, उतना आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे, वही आपका एकेडमिक राइटिंग भी हो जाएगी। और उसी के अंदर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपका बन जाएगा एकेडमिक ऐसे। तो अब हम देखते हैं कि जी ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। If you want to write an essay, then what is the structure of an essay? स्ट्रक्चर ऐसे की आउटलाइन क्या होती है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि देर आर 3 पार्ट्स ऑफ ऐसे। ठीक है। ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पार्ट, 2nd पार्ट और 3 पार्ट। अब किस तरह जी, ये देखिए जी, अगर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा 1-2 वीडियोस के अंदर ही, बट फिर भी मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा समझा सकूँ। बट जी जैसी भी है ऐसी ही बना सका हूँ मैं। बट जी अब देख लें, ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, ये सेकंड पार्ट है, और ये क्या है, थर्ड पार्ट है। अब जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी होती है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, बिल्कुल जी ये वाला पार्ट सबसे बड़ा है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉडी। ये क्या है, हेड, और ये क्या है, हमारे लेग्स हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही इफ़ वी कैन डिवाइड द ह्यूमन बॉडी इन द 3 पार्ट्स, देन वी कैन आल्सो डिवाइड आवर ऐसे इंटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे समझे हमारा फेस है, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया। अब इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो, वो जितना फेस है उतना ही देना है। उसके बाद बॉडी, बॉडी देखें कितनी बड़ी है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें इंट्रोडक्शन के साथ तो मतलब 2 से भी ज़्यादा इंट्रोडक्शन होंगे तो हमारी बॉडी बनेगी, फिर बॉडी हो गई। उसके बाद लास्ट में आ गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बिल्कुल एक ही जितना है। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं जो कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब भी वो किसी एग्ज़ाम में जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास पेपर आ जाता है, यू हैव टू राइट एन एसे ऑफ 500 वर्ड्स, तो स्टूडेंट्स माइट गेट कंफ्यूज कि जी अब हम कैसे लिखें जी ऐसे। अब वो फिर सोचने लग जाएंगे कि जी किस तरह लिखा जाए। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सिंपल सी ट्रिक, ठीक है। 500 है ना, इट मीन्स 100%, ठीक है। कितना परसेंट जी, 100%। तो अब आपने 100% को डिवाइड कर लें, मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बता लें। 20%, 20 to 25% आपने इंट्रोडक्शन देना है, इसी तरह ही 20 to 25% आपने कंक्लूजन देना है। बाकी जो बचेगा ना 60 to 50% वो आपकी होगी बॉडी। ये आप सिंपल सा फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लें कि 20% आपका होगा इंट्रोडक्शन, 20% इज़ योर कंक्लूजन, एंड द रिमेनिंग पार्ट और द मेन पार्ट ऑफ योर एसे विल बी 60%, ठीक है। 60 to 50%, इट मे वेरी। तो अब ये 500 है तो इसके अंदर आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। इसका 20% कितना बनता है वो आपने यहाँ पे रख देना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आप वर्ड्स को डिवाइड कर लेना। जब वर्ड्स को डिवाइड कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। 500 है, 500 का 20% जब आप निकालेंगे, अब मैं थोड़ी सी मैथ करने लग गया हूँ तो स्टूडेंट्स को समझ आ जानी चाहिए ये मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये मैथ हो रही है, मैथ में जब आप इसको करेंगे, कंक्लूज करेंगे, मैं नहीं करता बस आपको बता रहा हूँ, आप लोग खुद निकाल लेगा कि इसका जितना भी पार्ट्स हैं, लेट सपोज मैं आपको 100 से करके देता हूँ, स्टूडेंट्स को समझ आए। इसका 20% कितना होगा, 20, ठीक है, और दूसरा 20, ठीक है। तो 20 वर्ड्स आपने लिखने हैं इंट्रोडक्शन के, 20 वर्ड्स आपने लिखने हैं कंक्लूजन के, बाकी बचे 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स आपने बॉडी में डाल देने, और ये 60% है। अब चाहे आप 2000 का ऐसे लिखें, चाहे 3000 का ऐसे लिखें, चाहे 500 वर्ड्स का ऐसे लिखें, चाहे आप 1000 का, 500 का, 2000 का, जिसका मर्जी ऐसे लिखें। अब आपको पता है कि आपने किस तरह लिखना है। तो अब हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये एक मैंने आपको ब्रीफ चीज़ बता दी कि ऐसे होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है जी, इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, द रीडर आइडेंटिफाई द फोकस, पर्पस, आउटलाइन, स्कोप एंड स्टेट थीसिस। मतलब यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, ठीक है। आपने टॉपिक लिखना होता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे लिखना चाह रहे हैं, लेट सपोज इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, तो आप पहले बताएंगे तो सही ना, द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान की इकॉनमी जब पाकिस्तान बना था तब से लेके अभी तक वो क्या है, बड़े डिफरेंट हालात और चैलेंजेस को सामना करती आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जी थीसिस वो नहीं जो यूनिवर्सिटी के अंदर आप करते हैं, ठीक है। थीसिस का मतलब होता है योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। थीसिस का मतलब क्या होता है, योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बिल्कुल अपना जो है वो थीसिस देना होता है। थीसिस का मतलब क्या होता है, योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था अयूब की और इमरान खान की एग्जाम्पल देके, तो आप पहले ही बता देते हैं कि जी मैं इस टॉपिक को किस तरह देखता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप आते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी में क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस होते हैं, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस ज़रूरी नहीं है 3 हो, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये एक पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का। उसके बाद जब आपकी बॉडी आई तो इसके अंदर आपका ये एक पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ये तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। तो 60% था, 60 के अंदर आप 20 का एक पैराग्राफ लिख दें, ठीक है। 20 का एक पैराग्राफ कर दें। अब 20 का एक पैराग्राफ आपने कर दिया तो आपको पता चल गया मैंने एक जो पैराग्राफ है वो 20 का लिखना है और उसके अंदर एक टॉपिक लिखना है। अब मैं जी रीजंस लिख रहा हूँ, जैसे इकॉनमी की मैंने बात की तो मैं इकॉनमी को ही देखता हूँ, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान के अंदर इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत है, ठीक है। मतलब वो इकॉनमी जो हमारे पास
मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब इनफॉर्मल वेज ऑफ इकोनॉमी है। तो मैंने इनफॉर्मल इकोनॉमी मेरा क्या है, टॉपिक सेंटेंस है, मैं लिखूँगा द मेन रीज़न बिहाइंड द इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान इज़ द इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो ये मेरा हो गया टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद मैं सपोर्टिंग डिटेल्स दूंगा। सपोर्टिंग डिटेल्स का मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग डिटेल्स मैं किसी रिपोर्ट को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, किसी का पर्सनल ओपिनियन लिखूँगा कि जैसे जी एक्टिंग गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने कुछ कहा है, कुछ कोट किया है, तो वो मैं इसको सपोर्ट पे यहाँ पे दे दूँगा। उसके बाद मैं लास्ट में फिर कंक्लूड कर दूँगा। तो ये मेरा एक टॉपिक सेंटेंस बन गया। इसी तरह ही अब हम दूसरा चलते हैं, सेकंड पैराग्राफ को देखेंगे तो उसके अंदर एक तो था इनफॉर्मल इकोनॉमी, उसके बाद होगा क्या जी, हमारे पास टैक्स जो है वो बहुत कम कलेक्ट किया जाता है, लो टैक्स कलेक्शन, लो टैक्स कलेक्शन। अब ये मेरा दूसरा टॉपिक सेंटेंस हो गया। अगर लो टैक्स कलेक्शन जो है ये मेरा एक सेकंड जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसकी वजह से हमारी इकॉनमी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे सपोर्टिंग डिटेल्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जाता हूँ, वहाँ पे जाके मैं कोई भी डिटेल आगे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और मैं बताता हूँ कि इन प्रीवियस फिस्कल ईयर्स जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 20%, अभी तो लास्ट दफ़ा जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो टैक्स है वो कलेक्ट हुआ था, ठीक है, फिस्कल ईयर 21 के अंदर, बट उससे पहले क्या है, कम होता रहा है। तो अब ये क्या है, ये मैंने एक और सपोर्टिंग डिटेल्स दे दिया और उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया। उसके बाद थर्ड के अंदर अब हमारे पास इकॉनमी के हिसाब से क्या है, हमारे पास क्या है जी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है या करप्शन है, ठीक है। करप्शन की वजह से अब हम करप्शन को देते थे, तो करप्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट cause behind the economy और इकोनॉमिकल टर्मोइल ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो हमारे पास करप्शन है वो क्या है, एक मेन काज है, किसके पीछे, जो हमारा जो इकोनॉमिक टर्मोइल हो रहा है पूरी कंट्री के अंदर, उसके पीछे। तो एक ही हमारा तीसरा सेंटेंस बन गया। उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स लगा दूंगा मैं, करप्शन के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्कीम डाल दूंगा, पेंडोरा बॉक्स के बारे में बात कर दूंगा कि पेंडोरा बॉक्स में बात आई थी। उसके बाद और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, वर्ल्ड बैंक की आ जाती हैं, IMF की आ जाती हैं। तो इन सारी रिपोर्ट्स को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, किसी भी एक को, सारी नहीं ऐड करनी, कोई भी एक सपोर्टिंग डिटेल्स डाली, उसके बाद कंक्लूड कर दिया। तो ये हमारी बॉडी बन गई। अब एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, उसके सपोर्ट में हमने 3 पैराग्राफ्स लिखे जिसके अंदर हमारे पास डिटेल्स भी आई, हमने कंक्लूड भी किया। अब लास्ट के अंदर हमने क्या करना है, रीस्टेट थीसिस। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था ना वो मैंने दोबारा लिखना है कि ये जो मेरा थीसिस था किसी भी चीज़ के बारे में कि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस है पाकिस्तान के बारे में, और वो मैंने कॉजेज़ लिखे थे। अब मैंने यहाँ पे अपने थीसिस को दोबारा रीजनरेट करना है और ये अपने जो मेरे काजेज़ थे उनको मैंने दोबारा डिस्कस करना है और उसके बाद लास्ट में मैंने इसको कंक्लूड कर देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बिल्कुल ऐसे, हमारा बिल्कुल सिंपल सा ऐसे हो गया। आगे चलते हैं जी। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट में लिख दें या मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऐसे राइटिंग इज़ मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द एकेडमिक प्रोसेस एंड ऐसे आर द बैकबोन ऑफ योर राइटिंग, दैट इज़ द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। राइटिंग एन एकेडमिक ऐसे कैन बी अ डांटिंग टास्क, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग का या ऐसे लिखना कोई आसान बात नहीं है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो अगर प्रैक्टिस होगी तभी आप परफेक्ट बन सकेंगे, बट डू नॉट बी डिस्करेज। मतलब इसका मतलब ये नहीं अगर आप लिख नहीं पा रहे तो आपने लिखना ही नहीं है, छोड़ो यार कौन लिखे, नहीं जी। इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉलो द गाइडलाइंस दैट वी आर गिविंग यू इन दिस यूनिट, ठीक है। मतलब ये कह रहा है, अब ये किताब ये कह रही है, जो जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, कि हम आपको पूरी गाइडलाइंस देंगे कि हाउ यू कैन राइट एन ऐसे, और इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, ठीक है जी। योर रीज़न फॉर राइटिंग एन ऐसे मे बी कॉलेज और यूनिवर्सिटी असाइनमेंट। आपका जो ऐसे लिखने का पर्पस है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट हो सकती है, या उसके अंदर कोई टॉपिक दिया हुआ होगा, आपने ऐसे की आउटलाइन लिखनी होगी, ठीक है। तो उसमें जो ऐसे की आउटलाइन होगी ना वो कभी भी चेंज नहीं होगी, जो कि हमने पीछे देखी है। ऑल एसेज आर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मेन
point of essay is to express of an opinion or whether the main point is lay out the method of doing something। मतलब ये कुछ भी नहीं होता है, चाहे आपने किसी का ओपिनियन एक्सप्रेस करना हो या आप किसी को कोई काम करने के किसी कोई तरीका बता रहे हो, तो उसका जो वे होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। और टू कंपेयर और कंट्रास्ट टू और मोर थिंग्स, और आपने एक या दो चीज़ें क्या करनी हो, आपस में उनका कंट्रास्ट करना हो, उनका मुकाबला करना हो। एवरी ऐसे हैज़ इंट्रोडक्शन, मिडिल और बॉडी, पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। मतलब आपने चाहे जो मर्जी ऐसे लिखना हो, उसका टॉपिक कुछ भी हो, चाहे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दें या कोई आप मेथड बता रहे हो या कंपैरिजन कर रहे हो या कंट्रास्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर वही इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होना ही होना है। तो ये क्या है, बैकबोन है। तो अब समरी करते हैं अपने ऐसे की कि हमने पढ़ा क्या है। राइटिंग इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग इन हाई स्कूल, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है। गुड एकेडमिक राइटिंग फॉलोज द रूल्स ऑफ गुड राइटिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग इंक्लूड अ फॉर्मल राइटिंग स्टाइल, अ फॉर्मल टोन, यूज ऑफ अ थर्ड पर्सन, क्लियर फोकस ऑन इशू ऑफ टॉपिक एंड प्रिसाइज वर्ड चॉइस। ये अब हमने फर्स्ट जो हमारा वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर था और सेकंड लेक्चर है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। अब हम दोनों की मिक्स में समरी देख रहे हैं, ठीक है जी। Academic writing is complex, formal, objective, explicit, and responsible. Learning to write academic essay will takes time and practice. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। Essay writing is the most essential part of academic process. Essays are the backbone of your writing. An essay is a short piece of writing that generally shows the author's point of view on a particular subject. तो ये था जी हमारा बेसिक सा ओवरऑल समरी जो कि हमने दोनों लेक्चर्स में पढ़ा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है जी। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फ्री लर्निंग फॉर ऑल एग्जाम्स। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़।